हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5 चैप्टर देखेंगे, जिसमें है जल के बारे में। इसमें बताया गया है जल किस तरह से इसका मतलब साइकिल चलती है पूरी जल की, और ये किस तरह से उपस्थित रहता है पृथ्वी में, कौन कौन सी फॉर्म में होता है तथा इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? क्योंकि उसका वाष्पीकरण हो जाता है सूर्य की किरणों से, इसकी वजह से वो गायब हो जाता है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो गड्ढों में, सड़कों पर पानी भर जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद जब हम देखते हैं तो वहाँ पर पानी होता ही नहीं है, वो गायब हो जाता है। तो क्या होता है, जो पानी होता है उसकी भाप बन करके ऊपर उठ जाती है। जो सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती हैं, यानी कि उसका वाष्पीकरण हो जाता है, और वाष्पीकरण होकर के वो ठंडी हो जाती है, जिससे वो बादलों का निर्माण करती है। और संघनित, उसको संघनन बोलते हैं। जब कोई चीज़ जो लिक्विड हो, लिक्विड से जो द्रव हो, द्रव से बदलकर वो गैस में बदल रही है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। और जब गैस द्रव में बदल रही हो, जैसे कि जो हमारी वाष्पीकरण होता है वह संघनित होकर के पानी की फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम संघनन कहते हैं। जिस प्रकार से पानी के चक्र में चलता है, तो इसको हम जल चक्र कहते हैं। और पानी इसी तरह से घूमता रहता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। तो जल ना तो कभी खत्म होता है और ना ही कभी नया बनाया जा सकता है। जो जल है वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, जिसको हम जल चक्र कहते हैं। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। तो जो अमेज़न नदी है, मान लीजिए कि वहाँ पर वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण से बादल बना, हवा से बादल दूसरी जगह गया और यहाँ पर हरियाणा में आके बरस गया। तो ये जल चक्र हमेशा इस तरह से चलता रहता है। अलवर जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं, यानी कि जहाँ पर लवणता नहीं पाई जाती, जहाँ का पानी स्वच्छ होता है, वो नदियों, जो वर्षा के द्वारा पानी होता है, हिमनद वगैरह, वहाँ का पानी स्वच्छ होता है, उसमें लवणीयता नहीं होती है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, जिसमें खारा होता है, यानी कि जिसमें नमक होता है, उसको लवणीय कहते हैं। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक उपस्थित होता है, जो कि पानी पीने योग्य नहीं होता लवणीयता के कारण। तो ये जल चक्र है। जल चक्र इसमें दिखाया गया है। ये पानी से यहाँ वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण से बादल बना, संघनित होकर बादल बना, फिर ये ठंडा होकर के वर्षा इसकी हो गई, पानी का प्रवाह वापस से मतलब पानी बन गया। तो ये जल चक्र हमेशा इस तरह से चलता रहता है। यहाँ पर कुछ स्रोत दिए गए हैं। विश्व की प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ क्या क्या हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने महासागर देखे, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये दक्षिणी अटलांटिक, ये पूरा अटलांटिक महासागर है। यहाँ हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ये भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी होगी भारत की साइड में, ये बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। इस तरह से नदी और महासागर यहाँ पर दिए गए हैं। अमेज़न नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, वांगो नदी। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति हजार ग्राम होती है। जल का वितरण, जल को हम किस रूप से बांट सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर अत्यधिक जल उपस्थित है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है।
यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ जल तो बहुत ज़्यादा है, हमारे जो पृथ्वी है उस पर जो ज़मीन है वो कम है, जो पानी है वो अधिक है, लेकिन फिर भी हम देखते रहते हैं कि पानी की कमी हो रही है, पानी की समस्या हो रही है। क्योंकि जो अलवर जल है समुद्र वाला वो ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन जो साफ जल है मतलब जो लवणीय जल है वो बढ़ रहा है समुद्र वाला। जो अलवर जल है यानी कि जो स्वच्छ जल है पीने योग्य और जिसको हम इस्तेमाल में लाते हैं उसकी कमी हो रही है, तो इसलिए पानी की कमी हो रही है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित वितरण से हम इसको समझ सकते हैं जो नीचे दिया गया है। तो पूरा पानी जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है वो पीने योग्य नहीं है, इस्तेमाल योग्य नहीं है। महासागरों में 97.3%, बर्फ छत्रक में 0.02.0, भूमिगत जल पे 0.68, झीलों का अलवर जल यानी कि जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो है 0.009, स्थलीय समुद्र एवं इसमें भी मतलब झीलों का अलवर जल एवं स्थलीय समुद्र जो आ जाते हैं इसमें आ जाते हैं। नमकीन झीलें 0.009, वायुमंडल में 0.0019, नदियों में 0.0001। तो हम देख सकते हैं जो साफ़ पानी है नदियों वाला वो कितना कम है, तो इसलिए पानी की कमी होती रहती है। क्योंकि जो मतलब इस्तेमाल उपयोग योग्य पानी है वो बहुत कम है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है और सघनता के कारण ही जो मतलब इसमें तैरना आसान हो जाता है, क्योंकि बॉडी की सघनता डेंसिटी कम हो जाती है पानी की डेंसिटी से, इसलिए उस पर तैरना आसान होता है। साधारण क्रियाकलाप यहाँ पर दर्शाया गया है किस प्रकार से पानी को बांटा जा सकता है। 2 लीटर जल में मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकालकर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवर जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस को दर्शाया गया है। एक बूंद यहाँ पे आधा चम्मच अलवर जल की झीलें, मतलब आधा चम्मच अलवर जल की झीलें या नदियाँ हैं 1 बूंद के बराबर। 2 चम्मच भौम जल जो ग्राउंड वाटर होता है हमारा, और 9 चम्मच बर्फ छत्रक। ये अलवर जल है जो साफ पानी है जो इस्तेमाल योग्य है, जबकि अधिकतर लवणीय जल ये है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? इसलिए हमें हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए, क्योंकि पानी बेशक उपस्थित है हमारी पृथ्वी पर लेकिन इस्तेमाल योग्य बहुत कम है। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। जो महासागर होता है उसका जल गतिमान रहता है, अन्यथा वो पानी सड़ जाए, क्योंकि जो हमेशा गति में होता है पानी वो कभी ख़राब नहीं हो सकता। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो किस प्रकार से बनती है अभी हम देखेंगे। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। ये जो दिवस बनाए जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो जल दिवस है वो जल को बचाने के लिए, जल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। हवाओं के साथ तरंगे बनती हैं। जितनी ही तेज़ पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तरंगे क्या है? तरंगे समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? तो हमने देखा जब गेंद समुद्र में गिर जाती है तो पानी उछल जाता है, यानी कि पानी उछलता है जिसके कारण वो आगे बढ़ जाता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। हमने देखा है जो समुद्र है, जो महासागर होते हैं वो हमेशा जो उसमें गति रहती है और पानी कभी उठता है कभी गिरता है, जिसको हम तरंगे कहते हैं। इस प्रकार की ये चलती रहती हैं हवाओं के कारण।
सुनामी जापानी शब्द का एक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, यानी जो पत्तन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको पोताश्रय के नाम से जाने जाते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, यानी कि जब तेज हवा चलती है बहुत तेज वाली एक आंधी टाइप में, तो उससे पानी की भी गति बहुत तेज हो जाती है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागर की जल अत्यधिक विस्थापित होता है। हमने देखा पानी के नीचे भी ये सारी गतिविधियां होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। जो ज्वालामुखी नीचे से निकल जो ज्वालामुखी है वो जब महासागरों में होती है तो उससे सुनामी जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, वो पूरी तरह से डूब गया था। तो जो ज्वालामुखी हैं वो अधिकतर तो वैसे समुद्र के नीचे ही आती है, क्योंकि वहाँ की जो परपट्टी होती है वो कमज़ोर होती है। हमने देखा था कि जो महाद्वीप की भूपरपट्टी होती है वो मोटी होती है, जिसके कारण से जो मैग्मा होता है वो आसानी से उसको तोड़ नहीं पाता, लेकिन जो समुद्र की परपट्टी होती है वो कमज़ोर होती है, जिसके कारण जो मैग्मा है उसको तोड़ने में कामयाब हो जाता है, तोड़ देता है, जिसके कारण जो समुद्र है, समुद्र के नीचे अत्यधिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों गतिविधियों के कारण भूकंप आते हैं। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया। तो इसकी गति देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी भयानक होगी, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है, वह भी पूरी तरह से डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए, क्योंकि बिल्कुल कोस्टल एरिया वाले राज्य हैं जिन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यद्यपि ये पहले भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती हैं, क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। जो सुनामी और भूकंप है, वो जो भूकंप का जोन बन रहा है वो प्रशांत महासागर में बन रहा है, क्योंकि वो बड़ी प्लेट है और जहाँ प्लेट आपस में टकराती है वहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। हिंद महासागर में प्रशांत महासागर के देखते हुए कंप, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं, जिससे सुनामी की घटनाएं कम होती हैं। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने पर प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से
जल में तेजी से कमी आती है, यानी कि जो जल होता है वो जो तट है, तट से पीछे की ओर लौटने लगता है, यानी पीछे को चला जाता है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग उस ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आईं तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ज्वार भाटा क्या है? तो हमने सुनामी के बारे में देखा। जब सुनामी जब आती है तो वहाँ से जो ये मान लीजिए तट है, यहाँ पानी है, तो पानी कम से कम इतने पीछे चला जाता है कि लोगों को लगता है कि क्या है, लेकिन उसको हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ये एक प्राकृतिक आपदा का संकेत है, जहाँ से दूर चले जाना चाहिए। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब पानी उठता है और आगे बढ़ जाता है तो उसको हम ज्वार कहते हैं, और जब पानी गिरता है तब पीछे लौट जाता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है जो सूर्य का और चंद्रमा का पृथ्वी पर लगता है। यहाँ पे इसकी क्रिया दिखाई गई है। लघु ज्वार भाटा, सूर्य और ये हमारी चंद्रमा और ये पृथ्वी, इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर जो पानी उपस्थित होता है उस पर ज्वार भाटा आते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, यानी कि जब जल जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के पास होता है तो ऐसे में जो चंद्रमा है वो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी जो होता है पृथ्वी का वो अभिकर्षित होता है चंद्रमा की ओर, झुकाव करता है अपने, जिसके कारण क्या है कि जो ज्वार भाटा है वो आता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूरज, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं जब तीनों एक ही रेखा में होते हैं, एक सीध में होते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा ज्वार भाटे आते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। जो सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं वो इसी स्थिति में बनते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, फलस्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। जब विपरीत दिशाओं में ये बल लगाते हैं इस प्रकार की, जब पृथ्वी बीच में होती है, चंद्रमा इधर है, सूर्य इधर है, तो ऐसे में सूर्य भी अपनी ओर खींचता है अपने गुरुत्वाकर्षण से और चांद भी, तो ऐसे में क्या होता है कि जो लघु ज्वार भाटे हैं वो बनते हैं क्योंकि दोनों ही अपनी ओर खींच रहे हैं। उच्च ज्वार नौसंचालन में सहायक होता है, यानी कि जो नाव वगैरह चलती हैं उनके लिए अच्छा होता है उच्च ज्वार भाटा। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। जो ज्वार भाटे आते हैं उससे मछलियां जो हैं वो तट पर आ जाती हैं, जिससे जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि जो टरबाइन होता है, टरबाइन घुमाते हैं इसे, जिससे कि विद्युत उत्पन्न होती है, तो इससे भी काफ़ी फायदे हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र का माना जाता है, यानी कि जहाँ मछली पालन होता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर अत्यधिक मत्स्य पालन किया जाता है। इनके कारण महासागरीय धाराएं, यहाँ पर गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं दिखाई गई हैं जो ब्लू कलर में है।
ये वाली, ये होती हैं शीत धाराएं, शीत जल धाराएं, यानी कि जो ठंडी वाली होती हैं यहाँ पर चलती हैं, ये रही, इसमें दिखाया गया। और जो कोष्ण जल धाराएं हैं, यानी कि जो गर्म वाली हैं, वो यहाँ चलती हैं। हमें पता है विषुवत रेखा के पास ही होंगी, क्योंकि विषुवत रेखा पर जो सूर्य का तापमान है वो अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। यानी कि जब गर्म जलधारा व ठंडी जलधारा बनती है तो पानी के ऊपर जो कोहरे वाली स्थिति है वो उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि जो मछुआरे होते हैं उनको अपनी नाव वगैरह चलाने में दिक्कत होती है। इस चैप्टर में यही था जल के बारे में, इसमें इतना ही। थैंक यू।